नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट से संबंधित थ्योरी का क्लास करेंगे। थ्योरी क्लासेस भी हम लोगों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो मैंने सोचा कि एक दिन में एक थ्योरी और एक आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास करवा दूंगा, जिससे थ्योरी भी आपका चलते रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपके लगभग परीक्षा में 20-25 दिन का टाइम है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे तो 20-25 आपका चैप्टर पढ़ना है। तो एक दिन में अगर हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो 20-25 दिन में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 15 होगा। इससे पहले के सारे क्लास आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं आज के पहले टॉपिक पे। ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग का सारे पॉइंट्स देख चुके थे। गैसीय स्टेट का चैप्टर भी हम लोगों ने देख चुका था। आज हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्पेशलिटीज, यूनिट सेल, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे, डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल, ब्रेग्स इक्वेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो रूल, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले टॉपिक पे आते हैं। आज का पहला टॉपिक है स्पेशलिटीज। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्पेशलिटीज। The regular arrangement of points which describe the three-dimensional arrangement of particles like atoms, molecules or ions in a crystal structure is called spatial lattice और crystal lattice। spatial lattice या फिर crystal lattice किसे कहेंगे? ये एक प्रकार का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसी पॉइंट्स के तरह आप एक इमेजिन कर सकते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। और ये किसका अरेंजमेंट दिखाने के लिए शो करते हैं? किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाने के लिए हम लोग स्पेस लेटिस या फिर क्रिस्टल लेटिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, इस प्रकार जो पॉइंट बना हुआ है, इस प्रकार का अरेंजमेंट को आप क्रिस्टल लेटिस कर सकते हैं। उसी का एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। उसके बारे में भी नीचे हम लोग देखेंगे। The crystal of monoatomic metal, there are only one kind of atoms. Monoatomic metals में एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। If the crystal is of सम कंपाउंड, अगर कोई क्रिस्टल किसी कंपाउंड का होगा, अर्थात कि डायटोमिक होगा या फिर पॉलीएटॉमिक होगा, ऑब्वियस सा बात है उसमें जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा वो सेम एटम से नहीं बना होगा। ठीक है, इफ द क्रिस्टल इज ऑफ सम कंपाउंड, इट्स स्पेस लैटिस इज मेड अप ऑफ पेनिट्रेटिंग लैटिसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम। फॉर एग्जांपल स्पेस लैटिस ऑफ NaCl। NaCl का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। द स्पेस लैटिस ऑफ वन कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनोदर कंपाउंड। इसका जो स्पेशलिटीज होता है एक कंपाउंड का, वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ एकदम इंटायरली डिफरेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये चीज आ सकता है। ठीक है, यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generates the entire lattice। यूनिट सेल आप किसे कहेंगे? किसी क्रिस्टल लैटिस, अगर आप एक पूरा क्रिस्टल लैटिस ऊपर में हम लोगों ने देखा था, अगर ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, उसका एक भाग को हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। उसका एक छोटा भाग को यूनिट सेल कहेंगे, जिसको अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग रिपीट करते हैं तो पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें मिल जाएगा, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। यूनिट सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैटिस, और यू कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस। इसे आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैटिस भी कह सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस भी कहते हैं। इससे संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? इसमें पूछा जाएगा कि विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन में आपका यूनिट सेल रहेगा, वो करेक्ट होगा। या फिर दिया जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस, तो उसका आंसर हो जाएगा यूनिट सेल। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। जेएसएससी में अधिक हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जेएसएससी लेवल का प्रिपरेशन कीजिए, केमिस्ट्री में उतना अधिक घुसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी दूसरा टॉपिक है आज का, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्योंकि केमिस्ट्री एक महासागर है, आप महासागर को पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो कि विभिन्न प्रकार के स्टेट्स में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। जैसे कि राजस्थान में इससे पहले लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था,
और उसमें जिस प्रकार का लेवल था मेरे ख्याल से उसी प्रकार का लेवल होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसी लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल लॉज। क्रिस्टलोग्राफी 3 फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है। कौन कौन सा लॉ है? द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, तीसरा लॉ है द लॉ ऑफ सिमेट्री। एक एक को देखते हैं। चलो, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्टलोग्राफी में कितना लॉ आता है, तो 3 फंडामेंटल लॉज आते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। पहला लॉ है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए गिवन सब्सटेंस द करस्पॉन्डिंग फेसेस और प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज intersect at a definite angle and this angle remains constant no matter how द फेसेस डेवलप्ड। इसमें कहा गया है, सिंपल सा समझे, मान लेते हैं कोई एक क्रिस्टल है, वो किसी क्रिस्टल के साथ इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है और इसमें उसका जो फेस होता है उसमें एक डिफिनाइट एंगल रहेगा। ठीक है, और ये जो एंगल है वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी किसी भी प्रकार का उसका फेस को डेवलप किया जाए। ये चीज़ पहला लॉ में कहा गया है। ठीक है, सिंपल इसका लॉ से भी आप समझ रहे हैं, कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बस इससे आप याद रखेंगे, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। द इंटरसेप्ट दैट any face of the crystal make with the crystallographic axis ABC are either equal or small rational multiples of the intersects made by unit faces. The intercept that any face, लॉ 2 किया है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। द इंटरसेप्ट दैट एनी फेसेस ऑफ द क्रिस्टल मेक्स विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर इक्वल और स्मॉल रेशनल मल्टीपल्स ऑफ द इंटरसेक्ट। इसमें कहा गया है 3 एक्सिस जैसे कि होता है ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए। इसमें अगर आप किसी क्रिस्टल को रखेंगे तो इसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर स्मॉल होगा रेशनल मल्टीपल्स ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय यूनिट फेसेस। यूनिट फेस में जितने इंटरसेप्ट्स बनेंगे वो या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा लॉ है द लॉ ऑफ सिमेट्री। इट स्टेट दैट ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस पोजेसेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये चीज़ तो सही होगा, ये सबको याद रहना चाहिए। द लॉ ऑफ सिमेट्री सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है इस लॉ से। इसमें कहा गया है कि जितना भी क्रिस्टल होता है पोजेसेस द सेम सब्सटेंसेस पोजेस द सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सभी सब्सटेंस में सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, और ये अधिकतर मोनोएटॉमिक जो मेटल्स होते हैं उसमें लागू होता है। तीसरा टॉपिक है हम लोग के सिलेबस के अनुसार एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। हम लोग थोड़ा सा तेज में जाएंगे, अभी हम लोग के पास उतना थ्योरी जानने का टाइम नहीं है। हम लोग उतना ही थ्योरी जानेंगे जितना कि हमारे परीक्षा के लिए पढ़ना आवश्यक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। एक्सरे किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है। इसमें लैम्डा कितना होता है? लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया था तो इस प्रकार का एक तो आया था क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू याद रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, वेवलेंथ होता है एक्सरे का। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, तो एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे अधिक क्वेश्चन ये बनता है। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एक्सरे डिफ्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एटॉमिक स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए किसी क्रिस्टल का हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। WH ब्रेक एंड WL ब्रेक के द्वारा ये दिया गया था, नीचे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन और मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन, इसका भी उपयोग है एक्सरे डिफ्रैक्शन में। ब्रेक्स इक्वेशन देखते हैं। ब्रेक्स इक्वेशन अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल इसका इक्वेशन जो दिया गया था वो इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देखेंगे। ब्रेक्स इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे, इसमें सिंपल वही रिफ्लेक्शन वाला फंडा लगता है, जैसे कि कोई इंसाइडेंट लाइट किसी सरफेस पे टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसाइडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, इसी को एंगल को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इसको अगर थीटा मानेंगे, इसको डी थीटा मानेंगे तो नीचे डी साइन थीटा हो जाएगा, ये डी साइन थीटा हो जाएगा और इधर भी डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा।
इस चीज़ का उपयोग हम लोग ब्रेग्स इक्वेशन को निकालने के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकाला गया है। सिंपली आप यहाँ पे याद रखेंगे ब्रेग्स इक्वेशन है क्या, उतना थ्योरी जानने का आवश्यकता नहीं है। एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये ब्रेग्स इक्वेशन है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है ब्रेक इक्वेशन, व्हाट इज ब्रेग्स इक्वेशन, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद करके रख लीजिएगा 2 साइन थीटा एन लेमडा, ठीक है। डेरिवेशन देखना है तो सिंपल सा मैंने बताया है थोड़ा सा। वैसे तो ब्रेग्स इक्वेशन का 1.5 पेज का डेरिवेशन है। डेरिवेशन जान के आप क्या कीजिएगा, डेरिवेशन तो ऐसे भी आपका आएगा नहीं, केवल ब्रेग्स इक्वेशन से मतलब है, याद रख लीजिएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। इसका यूसेज क्या है, ब्रेग्स इक्वेशन का हीमोग्लोबिन लेवल पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में पता करने के लिए ब्रेग्स इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। ये 3 यूजेज ब्रेग्स इक्वेशन का है, इसको आप याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से सब किसी को पता होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एक चीज़ को अगर आप पॉइंट मानते हैं, उसके चारों ओर जितना नेबर होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इन ए लेटिस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इन ए लेटिस, किसी लेटिस के नियरेस्ट में जितना पार्टिकल मौजूद होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। 3 टर्म याद रख लीजिएगा, एससी अर्थात की सिंपल क्यूबिक, बीसीसी अर्थात की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी अर्थात की फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सिंपल क्यूबिक में 6 नेबर्स एटम होता है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 नेबर एटम होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और एफसीसी में 12 नेबर एटम होते हैं, या फिर नियरेस्ट पार्टिकल बोले या फिर एटम बोले, कुछ भी बोले, बस याद रखेंगे 12 उसका नियरेस्ट एलिमेंट होता है और इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हमेशा याद रखेंगे। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है। क्यों होता है 1D पैकिंग, सिंपली आप इस तरह का पैकिंग करेंगे 1D पैकिंग में, तो अगर इसको सेंटर मानते हैं, इसके तरफ 1 और इधर 1, 2 ही नेबर हो सकता है। इसीलिए हमेशा 1D पैकिंग में नेबरिंग एटम या फिर नेबरिंग एलिमेंट कितना होता है, 2 ही होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमेशा 2 होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीजीटी में भी पूछा गया था और लैब असिस्टेंट में भी अदर स्टेट में पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2D पैकिंग में या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। किस प्रकार, इसे आप इस प्रकार देख सकते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग एक होता है और 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है, ठीक है। हेक्सागोनल पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और स्क्वायर पैकिंग में आपका 4 हो जाएगा। स्क्वायर पैकिंग में देख सकते हैं किसी एक को पॉइंट मानेंगे तो आपको 4 एलिमेंट देखेंगे और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और हेक्सागोनल पैकिंग में इस प्रकार बनता है, ठीक है। इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख सकते हैं। अंदर में आपको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें 6 आपस में एलिमेंट टच करते हैं, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 3D पैकिंग 3 टाइप का होता है। एक तो ए पैकिंग जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ए बी पैकिंग, इसको हेक्सागोनल या फिर क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और 3D FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दोनों में कोऑर्डिनेशन 12 होता है। ए बी में भी और ABC में भी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो याद रखेंगे 3D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या फिर 12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। चलिए रेडियस रेशियो रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे रेडियस रेशियो वैसे तो थ्योरी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दिया है जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आपका परीक्षा में क्वेश्चंस रहेंगे। रेडियस रेशियो जो रूल होता है ये केवल आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ही अप्लाई होता है। याद रखेंगे, कंपाउंड कोवैलेंट होगा तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि NaCl, KCl, ZnS, CaF2, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए ही अप्लाई होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे।
रेडियस रेशियो को हम लोग किस प्रकार उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल रहता है। अगर आपका रेडियस कैटायन और रेडियस एनायन पता होगा तो आप रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो निकालने के लिए पहले रेडियस ऑफ कैटायन को ऊपर लिखेंगे और रेडियस ऑफ एनायन को नीचे लिखेंगे। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन जितना अधिक होगा रेडियस रेशियो उतना ही अधिक होगा, क्योंकि रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके साथ, रेडियस ऑफ कैटायन। अर्थात कि रेडियस ऑफ कैटायन अधिक होगा तो रेडियस रेशियो भी अधिक होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बनेगा भी कि कैटायन का रेडियस रेशियो इतना % बढ़ा दिया जाए तो कैटायन रेडियस अगर कैटायन का इतना गुना बढ़ा दिया जाए तो रेडियस रेशियो कितना गुना बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कैटायन को 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो रेडियस रेशियो भी 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको रेडियस रेशियो में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। रेडियस रेशियो अगर अधिक होगा, ठीक है, रेडियस रेशियो अगर अधिक होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज हाई। रेडियस रेशियो जितना अधिक स्टेबिलिटी उतना अधिक, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। रेडियस रेशियो बढ़ेगा, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होगा। अर्थात कि रेडियस रेशियो अधिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा। रेडियस ऑफ कैटायन अधिक है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक है तो स्टेबिलिटी भी अधिक होगा। रेडियस रेशियो अधिक है तो स्टेबिलिटी भी अधिक होगा। अगर आपका क्वेश्चन में इस प्रकार का आता है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में किसी एक कंपाउंड का रेडियस रेशियो 2.33 है और किसी कंपाउंड का 3.33 है, तो कौन सा कंपाउंड अधिक स्टेबल होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस कंपाउंड का रेडियस रेशियो अधिक है तो यही कंपाउंड अधिक स्टेबल होगा। इसमें रेडियस रेशियो कम है तो इसमें जो स्टेबिलिटी है वो कम होगा। और एक चीज़ आता है जिसमें रेडियस रेशियो अधिक है उसमें कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होगा। इसमें रेडियस रेशियो कम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। 3 पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप आयोनिक कंपाउंड से संबंधित 3 पॉइंट देख लीजिए स्टेबिलिटी के लिए। कैटायन एंड एनायन एज्यूम टू स्पेरिकल इन शेप एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। कैटायन और एनायन को एज्यूम कर लिया जाता है स्पेरिकल इन शेप, ठीक है। जरूरी नहीं है कैटायन और एनायन स्पेरिकल ही होता है। हम लोग जैसे कैटायन और एनायन को इस प्रकार सॉलिड स्टेट में इस प्रकार हम लोग दिखा देते हैं, तो जरूरी थोड़ी जो है कैटायन और एनायन स्पेरिकल ही होता है, लेकिन उसको हम लोग एज्यूम करते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो एक दूसरे को टच करता है, ठीक है। एनायन जनरली विल नॉट टच टू ईच अदर टू अदर एनायन, और एनायन जनरली क्या करता है, टच नहीं करता है दूसरे एनायन को। अर्थात जैसे कि NaCl का हम लोग बनाते हैं NaCl, तो पहले Na बनाते हैं, उसके बाद Cl, उसके बाद Na, उसके बाद Cl। इस प्रकार का क्रिस्टल लेटिस हम लोग बनाते हैं NaCl में। 11th-12 में बहुत अच्छा से पढ़े हैं। और अगर इसी को हम लोग स्पेरिकल साइज में बनाते हैं तो इस प्रकार एक दूसरे को टच करते हुए बनाते हैं, जिसमें पहला पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया है, एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन, ठीक है। कैटायन मस्ट सराउंड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जब अगर बहुत सारे इस प्रकार स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार अगर स्ट्रक्चर आपने बना लिया, मान लेते NaCl का ही बना रहे हैं, ठीक है, और किसी एक आप स्पेरिकल पॉइंट को पकड़ेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आप देखेंगे उसके चारों ओर जो होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, अगर मिडिल में पॉजिटिव है उसके चारों ओर नेगेटिव होगा, अगर मिडिल में नेगेटिव है तो उसके चारों ओर पॉजिटिव होगा। तो वही चीज़ कहा गया है कि कैटायन मस्ट सराउंड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो में बस इतना ही जान के रखिए और इतना ही क्वेश्चन में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्लास में मैं इसको और अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा और मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, जैसे कि डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल से संबंधित आपको कुछ पॉइंट्स बचा हुआ, जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, वैलेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, इन सब से बनता है। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसलिए आज के इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए।
उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हो सके आज ही मैं अपलोड कर दूंगा या फिर कल वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको इस प्रकार के वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।